गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पंछी की पाठशाला में। लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दी गई बेल आइकन घंटी के निशान को दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन, हिंदी मीडियम, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। ये दो प्रकार के टॉपिक इस चैप्टर में दिए गए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है जीवन अवधि, इसके बारे में जानते हैं। जीवन अवधि क्या है? तो अगर हम परिभाषिक शब्दावली के अनुसार देखें तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड होता है, जो समय काल होता है, उसे हम उसकी जीवन अवधि कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य एक शब्द है प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु क्या है? मृत्यु तो सबकी होती है, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है सबकी मृत्यु होनी है। लेकिन प्राकृतिक मृत्यु क्या है? हम देखते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाती है, किसी का कोई मर्डर कर देता है, कोई आग में जल के मर जाता है, कोई पानी में डूब के मर जाता है, तो उस प्रकार की मृत्यु जो होती है वह दुर्घटना में मृत्यु कही जाती है, एक्सीडेंटल डेथ कही जाती है, वो नेचुरल डेथ नहीं है। नेचुरल डेथ क्या है? प्राकृतिक मृत्यु क्या है कि जब कोई जीवधारी अपनी पूरी जीवन अवधि पूरी कर ले, अपना पूरा जीवन काल पूरा कर ले, वह वृद्धावस्था में आ जाए और उसका शरीर जीर्ण शीर्ण होकर के समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु। अब वैसे तो कोई व्यक्ति आज जन्म लिया, कोई जीवधारी आज जन्म लिया, कल उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसे हम प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहते हैं। किसी जीवधारी का वृद्ध होकर के, जीर्ण शीर्ण होकर के मृत हो जाना, समाप्त हो जाना ही उसकी नेचुरल डेथ कहलाती है। तो जीवन अवधि से तात्पर्य यहाँ पर यह निकलता है कि किसी भी जीवधारी का अपने जन्म से लेकर के वृद्धावस्था यानी मृत्यु तक का पूरा जो जीवन काल होता है, वृद्धावस्था पूर्ण करने तक का जो काल होता है, उसे जीवन अवधि कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे यहाँ जीवन अवधि में विविधता देखने को मिलती है। अलग अलग जीवों की अलग अलग जीवन अवधि होती है, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में दिखाया गया है। आप यहाँ चित्र में देख पाएंगे, एनसीईआरटी बुक है मेरे पास। तो यहाँ चित्र में आपको बहुत सारे जीव जंतु दिखाए गए हैं, जैसे हाथी, गुलाब, इधर कौवा है, तोता है, ड्रासोफिला फल मक्खी है, बरगद है, घोड़ा है, विभिन्न प्रकार के जीवधारी दिखाए गए हैं। चित्र में कुछ खाली स्थान भी दिए गए हैं जो आपके लिए हैं, आप चाहें तो इसे भर सकते हैं, चाहे किसी पुस्तक के माध्यम से या अपने गार्जियन से पूछ करके अथवा इंटरनेट की सहायता से। आप चाहें तो इस किताब में दिए गए रिक्त स्थानों को भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर जीवन अवधि दी गई है, जैसे आप देखेंगे तितली की 1 से 2 हफ्ते बताई गई है, कौवे की आपकी 15 वर्ष बताई गई है, तोते की 140 वर्ष बताई गई है, कछुए की 100 से 150 वर्ष बताई गई है, मगरमच्छ की 60 वर्ष बताई गई है। तो इस प्रकार से छात्रों हम देखते हैं कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। अगर जीवधारियों यानी यहाँ पर जीवों में यदि विविधता है तो उनकी जीवन अवधि में भी विविधता है। जैसे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जीवन अवधि और जीवधारी की साइज, जीवधारी के आकार का कोई संबंध नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात होगी कि अगर कोई जीवधारी बहुत बड़ा है तो ये मत समझिए कि उसकी जीवन अवधि बहुत ज्यादा होगी, अथवा कोई जीवधारी बहुत छोटा है तो ये मत समझिए कि उसकी जीवन अवधि बहुत छोटी होगी, बहुत कम होगी। जैसे हम ये भी देखते हैं कि जैसे मे मक्खी है, उसकी जीवन अवधि 1 दिन है। कुछ ऐसे भी जीवधारी हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, उसका जीवन काल 1000 वर्ष का भी हो सकता है। अब आप देखेंगे जैसे कौवा और तोता, दोनों की साइज एक जैसी है, लेकिन कौवे की जीवन अवधि मात्र 15 वर्ष और तोते की जीवन अवधि उससे 10 गुना ज्यादा 150 वर्ष तक हो सकती है। तो यहां पर कौवे और तोते की साइज एक है, परंतु उनकी जीवन अवधि में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है।
वैसे आम और बरगद की बात कर ले, आम की जीवन अवधि बरगद की तुलना में बहुत कम होती है। तो छात्रों, हमने यहां पर यह देखा कि प्रत्येक जीव जो जन्म लेता है वह अपनी जीवन अवधि पूरी करने के बाद मृत हो जाता है, और इसी प्रकार से जन्म लेना, मृत होना, यह प्रक्रिया चलती रहती है, यह चक्र चलता रहता है। तो जो जीवधारी जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद फिर एक नया जीवधारी जन्म लेगा। तो नए जीवधारी का जन्म लेना, इस निरंतरता का लगातार आगे की ओर बढ़ना क्या प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक जीवधारी मृत होने के बाद एक नया जीवधारी आता है। तो वो नया जीवधारी कैसे आता है, यह निरंतरता कैसे सुनिश्चित होती है, इसके लिए एक प्रक्रिया जिम्मेदार है, एक प्रक्रिया उत्तरदायी है, जिसे कहते हैं जनन। जनन से ही एक नए जीवधारी का जन्म होता है। तो इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है जीवों में जनन। इस चैप्टर में हम जनन का अध्ययन करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो जनन से तात्पर्य है किसी जीवधारी द्वारा अपने समान एक छोटे जीवधारी को उत्पन्न करना, जिसमें आगे चल करके एक नए जीवधारी को उत्पन्न करने की क्षमता हो। यानी जनन योग्य छोटे जीवधारी को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सी निर्जीव वस्तुएं पाई जाती हैं, क्योंकि जनन जीवों का स्वाभाविक गुण है, जीवों का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो निर्जीवों में नहीं पाया जाता। अगर हमारे पास कुर्सी मेज है तो कुर्सी मेज बने, यूज हुए, टूट गए, खत्म हो गए, क्या वे नए कुर्सी मेज पैदा कर सकते हैं? आंसर है नहीं। लेकिन एक बिल्ली का जन्म हुआ या कुत्ते का जन्म हुआ या मनुष्य का जन्म हुआ तो वह अपने समान एक छोटे जीवधारी को उत्पन्न कर सकता है। तो जनन से तात्पर्य है अपने समान छोटे जीवधारी को उत्पन्न करना, जो आगे चल करके स्वयं खुद एक और अन्य छोटे जीवधारी को जन्म दे सके। छात्रों, इस चैप्टर में दो प्रकार का जनन बताया गया है। एक है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन का इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। यहां पर अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें कोई भी अकेला जीव, इसमें दो जीव, अलग अलग जीवों की जरूरत नहीं है, कोई भी अकेला जीव एक नए जीवधारी को जन्म दे सकता है। अलैंगिक जनन में अलग अलग जीवों, नर मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अकेला जीव, चाहे वह नर हो, चाहे वह मादा हो, चाहे नर मादा कुछ भी ना हो, उसकी अपनी कोई सेक्सुअल पहचान ना हो। जैसे आप देखेंगे कि अमीबा, अब अमीबा में कोई नर मादा नहीं होता है कि नर अमीबा, मादा अमीबा, नर पैरामीशियम, मादा पैरामीशियम, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें न तो कोई नर है न तो कोई मादा है। लेकिन मनुष्य में, कुत्तों में, बिल्लियों में, अन्य दूसरे जानवरों में नर मादा भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा जीवधारी जो अकेले स्वयं के शरीर से, स्वयं की एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा एक छोटे जीवधारी को जन्म दे दे, उस जनन प्रक्रिया को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में किसी दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके विपरीत यदि हम देखें लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में हमें दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है। वो जीव नर और मादा होने चाहिए। वो नर मादा समान देखने में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे केंचुआ में हम देखें तो उसमें नर भी वैसे ही होता है, मादा भी। यानी नर मादा में डिफरेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें एक जीवधारी एक टाइम में कभी नर की भूमिका अदा करता है तो उसी में वही जीवधारी मादा की भी भूमिका अदा कर सकता है। तो यहाँ पे वेराइटीज हैं, क्योंकि भाई जानते हैं हम लोग जीव विज्ञान है, इसमें बहुत ज्यादा विविधता मिलती है। तो हम देखते हैं कि लैंगिक जनन में कम से कम दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है।
लैंगिक जनन करने के लिए अकेला जीव पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसमें दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है और वो दो भिन्न हो सकते हैं, एक नर होगा और दूसरा मादा होगी, और इनके परस्पर प्रक्रिया के द्वारा, परस्पर जनन के द्वारा जो जीवधारी उत्पन्न होगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। आइए हम अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। अलैंगिक जनन है क्या? अलैंगिक जनन के बाद हम लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। आपने आलू के खेत में आलू के पौधों को देखा होगा। आपने देखा होगा कि प्रत्येक पौधा एक जैसा होता है, मनुष्यों की तरह नहीं। मनुष्य में तो आप हर एक आदमी को अलग पाएंगे। आपका भाई बहन खुद आपसे अलग है, आपसे जुदा दिखता है, अलग तरह का दिखता है। लेकिन गन्ने के खेत में चले जाइए, आलू के खेत में चले जाइए, तो आप यहां ये पाएंगे कि वहां पे आपको कोई डाइवर्सिटी, कोई विविधता देखने को नहीं मिलेगी। सभी पौधे एक ही तरह के होंगे। आप नहीं पहचान सकते कि पौधा नंबर 1 है, पौधा नंबर 2 है। तो ऐसा क्या है? तो हम ये देखते हैं कि आलू में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। इसीलिए आलू के सभी पौधे एक समान दिखाई देते हैं, गन्ने के सभी पौधे एक समान दिखाई देते हैं, कोई डाइवर्सिटी नहीं होती है। उनकी लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन संरचना, रंग, रूप में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम ये देखते हैं कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो जीवधारी पैदा होते हैं या जो भी जीवधारी पैदा होते हैं वो शारीरिक रूप से, आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता के समान होते हैं, अपने भाइयों बहनों के एकदम समान होते हैं। शारीरिक रूप से ही नहीं, आनुवंशिक रूप से भी एकदम समानता होती है। और इसके लिए एक वर्ड का यूज किया गया है, एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे कहते हैं क्लोन। बहुत लोगों ने यह शब्द सुना भी होगा या कुछ लोग नहीं सुने, तो मैं बता देता हूं। क्लोन से तात्पर्य है कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा, अलैंगिक क्रियाओं के द्वारा ऐसी संतान अथवा ऐसी संतानें उत्पन्न करना जो हूबहू अपने भाई बहनों अथवा माता पिता के एकदम समान हो, उसे हम क्लोन कहते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि अलैंगिक जनन से क्लोन की उत्पत्ति होती है? क्लोन पैदा किए जा सकते हैं? जी हां, हम खुद क्लोन पैदा करते हैं। अगर हम देखें तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, गन्ने को काट करके अथवा आलू को काट करके जब हम खेत में बोते हैं तो जो फसल पैदा होती है वो क्या है? वो क्लोन ही तो है, जो शारीरिक रूप से, आनुवंशिक रूप से हूबहू अपने भाई बहनों और माता पिता के समान ही होती है। अपने जनकों और अपने भाई बहनों के समान होती है। यहां पर थोड़ा भाई बहन शब्द अजीब है कि जिसमें हम भाई बहन, तो आलू में गन्ने में कोई भाई बहन नहीं होता है। भाई बहन का प्रयोग हम लोग लैंगिक जनन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए लैंगिक जनन में देखते हैं कि क्या क्या, कौन कौन से लैंगिक जनन के प्रकार हैं, क्या क्या, कौन कौन सी जीवधारी लैंगिक जनन की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। देखिए, अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ऐसा नहीं है कि सभी में एक ही प्रकार का अलैंगिक जनन हो। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं। इसमें सबसे पहली विधि है आपका द्विखंडन। द्विखंडन प्रायः एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में देखने को मिलता है, जिसमें अमीबा का नाम प्रमुख है। इसमें जीवधारी अपने शरीर को दो खंडों में बांट लेता है, दो टुकड़ों में बांट लेता है। वैसे वीडियो काफी लंबा हो रहा है और 15 मिनट के बाद की वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी यूट्यूब पे, तो मैं यहीं पर अपना लेक्चर रोकता हूं और आगे की क्लास में हम अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अन्य जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।